हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस किया जो 241 से 246 तक था। मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि ये क्लास हम वेडनेसडे को अपलोड कर रहे हैं आपके लिए YT पे, और ये रात के 9-10 बजे के करीब अपलोड होगी हमारी क्लास। तो आपके लिए थर्सडे का टाइम है पूरा नेक्स्ट डे का कि आप ये क्लास देख लीजिए, जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी वो कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो शेड्यूल है वो कल से स्टार्ट होगा कि कल आपका फर्स्ट डे माना जाएगा, एंड देन नेक्स्ट कल आपको इंस्पेक्शन इंक्वायरी की क्लास अपलोड कर दी जाएगी। देन द नेक्स्ट डे इज़ फॉर सेकंड डे, और फिर थर्ड डे आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो हमारा शेड्यूल इस तरह से रन करेगा। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम क्लास कब तक मिलेगी, शेड्यूल कब तक स्टार्ट होगा। तो कल से आपका फर्स्ट डे काउंट होगा, और ऐसे हम फिर आपके लिए टेस्ट भी अपलोड करेंगे। और इस क्लास के साथ मैं अपने जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में आपको दे रही हूँ, आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल ड्राइव से वो नोट्स, और फिर ये क्लास आप लगा लीजिए, और उन क्लास के बाद उन नोट्स से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट 2 क्लास के नोट्स प्रोवाइड करूँगी, और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर वो नोट्स लेने हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, तो आपको हम कोरियर करवा देंगे वो नोट्स इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। तो आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो अभी आप फर्स्ट 2 डेज उन नोट्स को देखिए, अगर आपको सही लगते हैं तो आप वो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अमालगमेशन। अमालगमेशन का चैप्टर जो है वो 10 सेक्शंस का चैप्टर है। अगेन 4 to 10 मार्क्स की वेटेज कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है और केस बेस्ड सिनेरियो में कवर अप कर सकता है ये 10 मार्क्स। तो 4 to 10 मार्क्स का है ये हमारा 230 से 240 10 सेक्शंस कवर अप करता है ये। इस चैप्टर की मेन टास्क क्या है पेपर में? सेक्शन नंबर हिट करना। हर सेक्शन बात करता है कंपनी मर्ज होगी, अमालगमेट होगी, कौन सा सेक्शन कब हिट होगा। मेन टास्क ये है कि आपको हर सेक्शन का डिफरेंस पता होना चाहिए कि 230 लग रहा है, 232 लग रहा है, 233 लग रहा है, 235 लग रहा है, 236 लग रहा है, कौन सा सेक्शन हिट होगा। ऐसे नहीं बताएगा कि इस सेक्शन के अंडर आप मुझे प्रोसीजर बता दीजिए, आपको खुद हिट करना है केस स्टडी पढ़ के कि विच सेक्शन इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन दी क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि 230 से 240 के बीच में कौन सा सेक्शन हिट होगा। तो हम अब आज स्टार्ट करते हैं अमालगमेशन, और हमने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इससे पहले वाली क्लास में कर लिया है 241 से 246। पहला सेक्शन है हमारा 230, जिसका नाम है हमारा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। पहले ही बोल रही हूँ, कोई बच्चा नोटबुक या नोट्स लेके नहीं बैठेगा, पूरा फोकस आपका मेरे पे होना चाहिए, मेरी कही बात पे, और जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उस पे। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ये चैप्टर का ना बेस है, आपको ये सेक्शन आना ही चाहिए। इसी सेक्शन के बेस पे आगे वाले सेक्शन आपको समझ आएंगे। सेक्शन 230 बात करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मतलब एक तरह का जुगाड़ हो रहा है। मर्जर अमालगमेशन नहीं हो रहा, कोई बाहर की कंपनी हमें एक्वायर नहीं कर रही, किसी को हम एक्वायर नहीं कर रहे, दोनों कंपनियां मिलके कोई नई कंपनी मर्ज नहीं हो रही। इसमें क्या है? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो रहा है। कहने का मतलब है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और डेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, बस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और डेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो रहा है। मतलब हमें पेपर में पता कैसे लगेगा सेक्शन 230 हिट हो रहा है? तो वहाँ पे हमें बताया जाएगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या डेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कंपनी में, किसी तरह से कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा प्रॉपर्टी का, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही किसी बाहर वाले को, नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे हम सेक्शन 230 लगाएंगे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ये किन किन के बीच में हो सकता है? कंपनी क्राइटर के बीच में, कंपनी मेंबर के बीच में। कंपनी क्राइटर, कंपनी मेंबर। इस चैप्टर की पावर किसके हाथ में थी? मैंने आपको पहले ही बताया था, NCLT के हाथ में। 1 मंथ के अंदर NCLT कहता है एक मीटिंग कंडक्ट करो, जिसका नोटिस सभी को जाएगा, जो इससे अफेक्ट होंगे इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से, उसका नोटिस सभी को जाएगा। 1 महीने के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3/4 इन वैल्यू एंड मेजॉरिटी इन नंबर, हमें दोनों ही चाहिए। इस मीटिंग में इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए फेवर में कितने लोग होने चाहिए? 3/4 इन वैल्यू एंड मेजॉरिटी इन नंबर। वैल्यू में 3/4 अग्री करें और मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी मतलब नंबर जो है, नंबर ऑफ हमारे क्राइटर्स या मेंबर्स, तो वो अग्री करें मेजॉरिटी में। दोनों ही कंप्लीट हो जाती हैं तो
फिर से किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा जो आरओसी को 30 दिन में सबमिट हो जाएगा। अब इसमें दो बातें आती है। ड्यूरिंग द मीटिंग अगर इतने लोग ऑब्जेक्शन रेज कर दें तो उनका ऑब्जेक्शन पहले कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि आप एनसीएलटी से ऑर्डर पास नहीं करवा सकते। कितने लोग, 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, 5% ऑफ डेट होल्डिंग। 5% ऑफ शेयर होल्डिंग और 10% ऑफ शेयर होल्डिंग और 5% ऑफ डेट होल्डिंग वाले लोग अप्लाई कर दें, ऑब्जेक्शन कर दें, तो पहले इनको ऑब्जेक्शन कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर 90% क्रेडिटर पहले ही एफिडेविट दे दे कि हमें इस कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट से कोई आगे आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हो, हम इसके फेवर में हैं, तो ये मीटिंग कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीएलटी डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगा। तो ये था हमारा 230 कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डेट रिकंस्ट्रक्शन। किन के बीच में होता है, कंपनी क्रेडिटर, कंपनी मेंबर। किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी कहेगा भाई एक मीटिंग करो 1 महीने के अंदर। कितने चाहिए फेवर में, 3/4 इन वैल्यू एंड मेजोरिटी इन नंबर। फिर उसके बाद एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा जो आरओसी को 30 दिन में सबमिट हो जाएगा। पर इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्शन कितने लोग रेज करें, 10% शेयर होल्डिंग, 5% डेट होल्डिंग का, और कितने लोग एफिडेविट में लिख के दे दे तो ये मीटिंग कंडक्ट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर पास होगा 90%। और दूसरा एक सेक्शन, इसका सब क्लोज आपको ध्यान रखना है, 230 का 7। ये क्या बोलता है कि एनसीएलटी अपने ऑर्डर में क्या क्या मेंशन करेगा। एनसीएलटी जो ऑर्डर पास करेगा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, जो आपने अकाउंटिंग में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या डेट रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा है वो सब इस ऑर्डर में लिखा जाएगा। प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग शेयर होल्डर, क्रेडिटर अपना राइट वेव ऑफ करेंगे, प्रेफरेंस अपना डिविडेंड वेव ऑफ करेंगे, इक्विटी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो सकता है। उसके अलावा हम प्रेफरेंस को, उनके जो डिविडेंड राइट्स हैं उनमें वेव ऑफ करेंगे, उनका इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी होता है वो सारा 237 के ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके पेपर में। तो ये था हमारा सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। नेक्स्ट इसी के कोरस्पोंडेंस एक सेक्शन आता है 232। 232 कहता है मर्जर अमालगमेशन। प्योर मर्जर अमालगमेशन जो आप करते हैं अपनी अकाउंटिंग में इन द केस ऑफ मर्जर, इन द केस ऑफ परचेज, तो सेक्शन 232 बोलता है मर्जर एंड अमालगमेशन प्लस यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब है कि एक कंपनी हमें एक्वायर कर रही है या हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या दोनों कंपनियां मर्ज होकर कोई नई कंपनी बन रही है, तो वहाँ पे लगता है 232 मर्जर एंड अमालगमेशन। तो यहाँ पे ये कहता है कि 230 का प्रोसीजर फॉलो कर लो, पूरा सेम जो मैंने अभी आपको पूरा बताया वही प्रोसीजर फॉलो होगा। बस इसमें एनसीएलटी अपने ऑर्डर में क्या लिखेगा, पीसी परचेज कंसिडरेशन, प्रोविज़न फॉर डिसेंटिंग शेयर होल्डर क्या प्रोविज़न है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है विदाउट वाइंडिंग अप, बिना वाइंडिंग अप के कंपनी डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो एनसीएलटी अपने ऑर्डर में ये चीज़ें लिखेगा। फिर उसके बाद इसमें एक अपॉइंटेड डेट का कंसेप्ट आया था कि मर्जर अमालगमेशन की लॉन्चिंग डेट कब मानी जाएगी, मतलब मर्जर अमालगमेशन कब माना जाएगा कि कब से स्टार्ट हुआ है कंपनी का। तो इन्होंने बोला कि कंपनी की डिस्क्रिशन है, जब उसने एनसीएलटी को अप्लाई किया तब मान सकते हैं, जब उन्होंने मीटिंग का नोटिस भेजा तब भी मान सकते हैं, जब मीटिंग हुई तब भी मान सकते हैं, जब एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया तब भी मान सकते हैं, या आरओसी को सबमिट हुआ 30 डेज में तब भी मान सकते हैं। तो वो कंपनी की डिस्क्रिप्शन है कि अपॉइंटेड डेट कब से मानी जाएगी। तो इस पर हम केस बेस्ड सिनेरियो भी देखेंगे बुकलेट में, तो उसमें बताया गया है कि अपॉइंटेड डेट कब से मानी जाएगी, उस केस बेस्ड सिनेरियो के अंदर कंपनी खुद बताती है। तो ये था हमारा 232 मर्जर अमालगमेशन प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 231 है हमारा नेक्स्ट, सेक्शन 231। 231 अगर कंपनी डेट पे नहीं कर पा रही अपने, तो एनसीएलटी को पावर है कि एनसीएलटी वाइंडिंग अप के ऑर्डर पास कर सकती है। 231 सिर्फ एनसीएलटी को एक पावर देता है कि अगर कंपनी अपने डेट पे नहीं कर पा रही तो एनसीएलटी को पावर है कि वो वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे सकती है। तो अभी तक हमने 3 सेक्शन किए, 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, 232 मर्जर एंड अमालगमेशन, 231 वाइंडिंग अप के ऑर्डर। नेक्स्ट आओ 233, इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
फास्ट ट्रैक मर्जर। फास्ट ट्रैक मर्जर, फास्ट ट्रैक मर्जर सबसे पहले लगता किस किस पे है? ये होली ओन्ड सब्सिडरी और स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल होता है ओनली। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इस बार के लिए चेंज हुई है, तो आपको ध्यान रखनी है। 220 हो गया, 2 करोड़ और 20 करोड़। 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, 20 करोड़ टर्नओवर है, एंड है दोनों के बीच में। तो जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है, टर्नओवर 20 करोड़ तक की है, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। तो ये फास्ट ट्रैक मर्जर सबसे पहले लगता सिर्फ 2 ही कंपनीज पे है, एक तो स्मॉल कंपनी और दूसरा होली ओन्ड सब्सिडरी। अब ये किसके पास जाएंगे? फास्ट ट्रैक मर्जर है तो हम एनसीएलटी के पास नहीं जाएंगे, थोड़े से नीचे वाले लोगों के पास जाएंगे। आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, और जो भी पर्सन अफेक्ट होगा इस मर्जर से उनको अप्लाई करेंगे कि भाई हम फास्ट ट्रैक मर्जर करने जा रहे हैं। ये कहेंगे 2 मीटिंग करो, क्रेडिटर की और मेंबर की। 90% वोटिंग फेवर में चाहिए इस मर्जर के। छोटे लोग इन्वॉल्व हैं, एनसीएलटी इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें कम से कम 90% लोग फेवर में चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि मीटिंग करो, 90% फेवर में आ गए, किसके पास जाएंगे वापस? आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जाएंगे। फिर उसके बाद एनसीएलटी जो है ऑर्डर पास कर देगा और वो ऑर्डर सबमिट हो जाएगा आरओसी को 30 दिन में। ये पूरी पिक्चर है 233 की फास्ट ट्रैक मर्जर। सबसे पहले लगता किस पे है? होली ओन्ड सब्सिडरी स्मॉल कंपनी पे। किसके पास जाएंगे? आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर और जो पर्सन अफेक्ट है इस मर्जर से उसके पास। कितनी मीटिंग करेंगे? 2। कितनी वोटिंग चाहिए इस मीटिंग के अंदर? 90% इन फेवर। फिर उसके बाद आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाएंगे कि भाई हमने कर ली 2 मीटिंग, आप ऑर्डर पास करवा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे, ये गवर्नमेंट फिर एनसीएलटी को कहेगी। अगेन इस चैप्टर में पावर सिर्फ एनसीएलटी के पास है, तो फास्ट ट्रैक मर्जर का ऑर्डर कौन पास करेगा? एनसीएलटी, और जो आरओसी को 30 दिन में सबमिट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर इन्हें ऑब्जेक्शन है, सीजी ने अप्रूव कर दिया तो ऑर्डर पास हो जाएगा। अगर इन्हें ऑब्जेक्शन है या नहीं है डजेंट मैटर। अगर सीजी को ऑब्जेक्शन है ना इस मर्जर से, तो ऑर्डर पास नहीं होगा। फिर कंपनी के पास रेमेडी क्या है यहाँ पे कि कंपनी 232 के मर्जर में मर्जर करवा ले, क्योंकि ये ऑप्शनल इन नेचर है। ध्यान रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मर्जर अप्रूव नहीं करती तो कंपनी के पास क्या रेमेडी है? 232 में जाके मर्जर करवा ले, क्योंकि ये मर्जर ऑप्शनल है 233 का। ओके, तो ये था हमारा फास्ट ट्रैक मर्जर। नेक्स्ट 234 बोलता है फॉरेन कंपनी मर्जर। फॉरेन कंपनी मर्जर में क्या है? ये भी सेम कहता है भाई 232 का प्रोसीजर लगा लो, 232 कहता है 230 का लगा लो, पर पहले आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉरेन कंपनी मर्जर है ये 234, फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपको पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आप ये मर्जर कर सकते हैं। तो 234 कहते हैं फॉरेन कंपनी मर्जर। नेक्स्ट 235, क्या नाम है इसका? एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। पहले इस सेक्शन का बैकग्राउंड बताती हूँ क्या है। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई इंटेंशनली किसी कंपनी को अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बनाना चाहता है, किसी कंपनी को 100% शेयर एक्वायर करना चाहता है विलफुली कोई बंदा, तो उसको 4-1 का रूल फॉलो करना पड़ेगा। 4-1 का रूल क्या कहता है कि आप उस कंपनी में नोटिस दो 4 महीने का कि मुझे आपके सारे शेयर एक्वायर करने हैं। अगर उसके पास 90% या उससे ज़्यादा एक्विजिशन आ जाते हैं इन 4 महीने में, तब ये सेक्शन ट्रिगर होगा। अभी तक ये सेक्शन लगा नहीं है। ये सेक्शन क्या कहता है कि पहले 4 महीने का नोटिस देके उस कंपनी के 90% या उससे ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लो, फिर ये सेक्शन ट्रिगर होगा। सेक्शन का नाम क्या है? एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग मतलब बचे कुचे, तो जो रिमेनिंग 10% रह गए अब उनको एक्वायर करो। उनको कैसे एक्वायर करोगे? उन्हें आप 2 महीने का नोटिस दोगे कि भाई आप भी हमें अपने शेयर बेच दो, पर इस नोटिस से पहले इस सेक्शन के तार जुड़े हैं किससे? 238 से। 238 कहता है आरओसी से एनओसी लो।
आरओसी से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स टू पे द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, हम उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। 2 महीने का नोटिस देंगे। इनके पास 1 महीने का टाइम होता है एनसीएलटी में अपील फाइल करने का। अगर ये अपने शेयर नहीं बेचना चाहते तो ये 1 मंथ के अंदर एनसीएलटी में अपील फाइल कर सकते हैं, फिर एनसीएलटी का डिसीजन फाइनल होगा। अगर ये 1 मंथ के अंदर अपील फाइल नहीं करते, 1 मंथ एक्सपायर हो गया या एनसीएलटी ने डिसीजन हमारी फेवर में दे दिया, मतलब इनकी अपील डिसमिस कर दी, तो हमारे पास राइट आ जाता है कि हम अब सारे के सारे शेयर एक्वायर कर सकते हैं इनके, मतलब ये बाउंड हो जाएंगे हमें अपने शेयर देने के लिए आफ्टर 1 मंथ एक्सपायरी, ये एनसीएलटी डिसमिस कर दे अगर अपील इनकी तो, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं कि इनको प्रो राटा बेसिस में बंटेगा पैसा, मतलब सबको इक्वली बंटेगा इनके शेयर के अकॉर्डिंग, और दूसरा प्रायर एक्विजिशन काउंट नहीं होती इस 90% में। इस 90% में प्रायर एक्विजिशन काउंट नहीं होती, मतलब मेरे पास कंपनी के पहले से शेयर थे, मान लो 20% थे, तो मैं 80% का 90% करूँगी, मतलब अगर मेरे को 72% मिल जाते हैं शेयर 4 महीने में तो ये सेक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो प्रायर एक्विजिशन डजंट पार्ट ऑफ दिस शेयर्स। तो ये था 235 एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। 4:1 का रूल लगता है 4 महीने में 90% एक्वायर करो, 90% आने के बाद 2 महीने का नोटिस दो डिसेंटिंग को, और उनके पास 1 मंथ का टाइम होता है अपील फाइल करने का। प्रो राटा बेसिस में बनेगा, प्रायर एक्विजिशन पार्ट नहीं बनेगा, और दूसरा 2 महीने का नोटिस देने से पहले इस सेक्शन के तार किससे जुड़े हैं, 238 से आरओसी को एनओसी देनी है। 235 के कोरस्पोंडेंस एक सेक्शन हो रहा है 236। अब पेपर में पता कैसे लगेगा 5 लग रहा है 6 लग रहा है। 5 का नाम है एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर और 6 का नाम है एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सेम ही है, डिसेंटिंग भी बचे कुछ है, माइनॉरिटी भी बचे कुछ है, पर ये सेक्शन तब लगता है कि आपके पास किसी कंपनी के 90% शेयर किससे आ गया है, बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, बायबैक एंड कन्वर्जन। मतलब कि बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, बायबैक, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी से इंटेंशनली नहीं लिए हमने। इन 3 रीजन से किसी कंपनी के शेयर 90% आ गए हमारे पास या उससे ज़्यादा, तो 236 कहता है कि आप बचे कुछों को एक्वायर कर सकते हैं इस सेक्शन में। तो इसने सिर्फ इतना बोला कि 1 साल में एक्विजिशन हो जानी चाहिए आपकी, और डिसीज्ड के केस में 3 साल में हो जानी चाहिए एक्विजिशन, और इनको भी प्रो राटा बेसिस में ही बंटता है पैसा। छोटा सा सेक्शन है, बस पता लगाना है कि पेपर में 235 लग रहा है या 6 लग रहा है। इंटेंशनली एक्विजिशन है 235, नॉन इंटेंशनली इन 3 रीजन के बेस पे है तो 236, डिसेंटिंग वर्ड यूज हुआ है 235, माइनॉरिटी वर्ड यूज हुआ है 236, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 237। 237 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो मर्जर करवा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। पब्लिक के इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो मर्जर करवा सकती है, पर ये एक प्रपोजल है, कंपल्शन नहीं है, कंपनी के ऊपर है कि वो मर्ज होना चाहती है या नहीं चाहती। तो दिस इज ओनली अ मर्जर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक प्रपोजल देती है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में मर्ज हो जाइए। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कंपनी हाँ कर देती है तो इस केस में जो मर्जर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करके। मतलब इन्हें 232 वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करना कि एनसीएलटी को अप्लाई करें, मीटिंग करें। यहाँ पे सीजी इज द ऑफिशियल अथॉरिटी जो ऑफिशियल गैजेट में निकाल के इनका मर्जर करवाएंगी, और जिनको ऑब्जेक्शन हो वो कहाँ जाएंगे, एनसीएलटी के पास। देन एनसीएलटी का डिसीजन फाइनल होगा कि ये मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 237 है सुओ मोटो मर्जर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो इन द पब्लिक इंटरेस्ट मर्जर करवाएगी। सेक्शन 238 हो गया हमारा आरओसी से एनओसी। 239 है ओल्ड कंपनी की बुक्स कितने टाइम तक प्रिजर्व रखनी है, 8 साल तक। 8 साल तक हमें बुक्स संभाल के रखनी है कंपनी की, और अगर हम इससे पहले डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सीजी पहले इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि बुक्स डिस्ट्रॉय करने से कुछ किसी को कोई हार्म तो नहीं होगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि बुक्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, तो वो ऑर्डर दे देगा कि आप 8 साल पहले भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, अदरवाइज आपको 8 साल तक बुक्स मेंटेन रखनी पड़ेगी। 240 बोलता है ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे कंटिन्यू रहेगी।
ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी जितनी भी हैं वो न्यू कंपनी पे कंटिन्यू रहेंगी। तो ये थे हमारे 230 से 240 अमालगमेशन चैप्टर। इजी चैप्टर है, 10 सेक्शन का है, सेक्शन नंबर के साथ याद होना चाहिए। लॉ की लैंग्वेज यही कहती है कि आपको सेक्शन नंबर और हर सेक्शन का डिफरेंस पता होना चाहिए एक दूसरे से। तो हमने आज 16 सेक्शन किए, 2 चैप्टर, 2 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और अमालगमेशन। रिवाइज करवा दूँ क्विक आपको। 230 था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या डेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कंपनी में और एक प्रोसीजर था पूरा। 232 था मर्जर एंड अमालगमेशन। 231 था वाइंडिंग अप के ऑर्डर पास हो जाएंगे। 233 फास्ट ट्रैक मर्जर। 234 फॉरेन कंपनी मर्जर। 235 एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जहाँ 4:1 का रूल लगता है। 235 के तार किससे जुड़े हैं? 238 ROC से NOC। 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डर की एक्विजिशन। 237 CG सुओ मोटो मर्जर करवा सकती है। 239 8 ईयर्स तक बुक प्रिजर्व। 240 ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे। तो ये है हमारे चैप्टर अमालगमेशन एंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 16 सेक्शंस के। पहले आपको दोनों वीडियो देखनी है, देन आप मेरे नोट्स से उनको कवर अप कर सकते हैं। जो मैंने आपको कराया है, जैसे जैसे डायग्राम बना है, सारा मेरे नोट्स में एज इट इज़ है। होप आपने मेरी बात माननी होगी और कोई बुक, कोई नोटबुक नहीं ओपन की होगी और सिर्फ मेरे को सुना होगा अच्छे से, क्योंकि आपको यहाँ याद होना चाहिए जैसा मैंने आपको बोला। तो ये दोनों चैप्टर पहले आप मेरे नोट्स में से कर लीजिए, या जो भी बुक आप रेफर करते हैं उसमें से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको घर पे क्वेश्चन आंसर में क्या करना है और MCQ कौन कौन से करने हैं। तो अभी आप इन दोनों चैप्टर्स को पहले रिवाइज कीजिए। थैंक यू।